हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर टारगेट आईआईटी सीरीज में, जो कि जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन के लिए खास करके बनाई गई है। उन बच्चों के लिए जिनकी जेई मेंस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ चुकी है और अब वो चाहते हैं कि भैया साथ के साथ में थोड़ा सा जेई एडवांस भी कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो जेई मेंस पार्ट 2 से पहले हम लोग हल्का फुल्का जेई एडवांस का सेशन रख रहे हैं। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे जेई मेंस पार्ट 2 खत्म होगा, वैसे वैसे इस सेशन की लेंथ और बढ़ती चली जाएगी और भी डिटेल में बहुत सारी चीजें होंगी। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक चैप्टर उठाते हैं और उस पर जेई एडवांस्ड में प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे जेई मेंस की बात करोगे तो जेई मेंस में इस चैप्टर में सीक्वेंसिंग सीरीज में ध्यान से देखोगे ना, तो मेथड ऑफ डिफरेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशल सीरीज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन जेई एडवांस में ऐसा नहीं है। जेई एडवांस जो है वो थोड़ा सा बैलेंस बना कर रखता है। जेई मेंस में देखोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी पे अच्छा खासा जोर दिया जाता है, वो यहाँ पर भी है। और एक और चीज़ जो होती है रिलेशन बिटवीन मीन्स, माध्यों के मध्य संबंध, उस पर भी जेई मेंस में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा उस चीज़ पे जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग कौन कौन सी चीज़ें जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं अलग अलग टाइप के। पीवाईक्यू, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज, पीपीपी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज, पीपीपी, ये बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरह से इस सेशन को अटेंड करना है, जैसे कि मैं पहले भी बताया हुआ हूं, कि जैसे ही आपके सामने कोई भी चीज आएगी, जैसे भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वैसे ही आपको वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, पहले सवाल को खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद वीडियो प्ले करना है, फिर देखना है कि तुमने जो अप्रोच रखी थी और मैंने जो अप्रोच रखी है वो सेम है या नहीं है। अगर तुम्हारा आंसर आ गया है तो हो सकता है तुम्हारा करने का तरीका अलग हो, मेरा करने का तरीका अलग हो, तो वो तरीके को अलग अलग कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर है। अगर हम नहीं कर पाए थे, बीच में कहीं अटक गए थे, तो हमको उस स्टेप तक पहुंचना है कि कहाँ हम लोग अटक गए थे और वहां से फिर से खुद से करना है। ऐसा नहीं करना है कि भैया सामने सवाल आया, सर ने सॉल्व कर दिया, तुमने उसको देख लिया और टाटा बाय बाय करके हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सवाल शुरू करते हैं। जैसे कि ये है सबसे पहला सवाल आपके सामने। माना कि एबीसी धनात्मक पूर्णांक है, माना कि एबीसी धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बटा ए भी एक पूर्णांक है। बहुत बढ़िया। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा ए बी सी का समांतर माध्य b+2 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 का क्या मान होगा? तो भैया करो वीडियो पॉज, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। ऐसा नहीं करना है बेटा कि सीधा सीधा सुन लिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है कि सीधा सीधा सुन लिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, एबीसी धनात्मक पूर्णांक है, एबीसी धनात्मक पूर्णांक है, ये बात लिख ली हमने। और ये किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए को तो ए ही रहने दो, बी को लिख दो ए आर, गुणोत्तर श्रेणी में है, और सी की जगह लिख दो ए आर स्क्वायर। ठीक है, तथा ए बी सी का समांतर माध्य b+2 है, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 3, इसका समांतर माध्य b+2 है। ये दूसरी बात हम लोगों को दी हुई है। हमेशा यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच रखना। क्या अप्रोच रखोगे? जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें जानकारी जो जो है उसको जुटाओ और अलग से लिख दो। ठीक है, b बटा ए एक पूर्णांक है, b बटा ए मतलब b बटा ए हो गया r, और ये क्या है? ये पूर्णांक है।
ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में इसका समांतर माध्य, इसका मान क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 का क्या मान होगा? अब देखो यहाँ पर हमें जो जो जानकारी दी हुई है उसका प्रयोग करते हुए ए को तो हम आर के पदों में लिख ही सकते हैं, बी को भी आर के सॉरी ए तो ए है ही, बी को आर के पदों में लिख सकते हैं, सी को आर के पदों में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं और आर में कुछ संबंध लाने की कोशिश करते हैं। तो ए की जगह तो ए ही रहने देता हूँ, है ना, ए की जगह तो ए ही रहने देता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि ए का मान किसी तरह से मिल जाए, है ना, तो यहाँ रख देंगे। तो ए का मान कैसे लाएं? तो बी को भी ए के पदों में लिखो, सी को भी ए के पदों में लिखो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बटे 3, बी की जगह आ जाएगा ए आर प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा? ए कॉमन नहीं, ए कॉमन नहीं आएगा, इस 3 को इधर गुणा कर दो, उधर से ए कॉमन आ सकता है, 1 प्लस आर स्क्वायर, और इधर 3 गुणा कर दो तो 3AR प्लस 6, ये ए वाली चीज इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 3AR, जिसमें ए थे वो सारे पद एक तरफ लेकर आ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करें? ए पूरे में से उभयनिष्ठ ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 3R। बोलो सही बात है कि नहीं है? बोलो सही बात है या नहीं है? अब ए को उभयनिष्ठ ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो इतना ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ए इज इक्वल टू हो गया 6 बटा, या ऐसा करते हैं आर माइनस ए का स्क्वायर हो गया 6 डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको छुपे हुए रूप में दी गई थी वो ये थी कि ए बी सी धनात्मक पूर्णांक है, बी बटा ए भी एक पूर्णांक है। बी बटा ए भी कैसी राशि होनी चाहिए बताओ? बी बटा ए भी कैसी राशि होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ये आर कैसा होगा? आर पूर्णांक होगा। अब आर पूर्णांक है, अगर आर पूर्णांक है तो r माइनस 1 भी पूर्णांक होगा, और r माइनस 1 का वर्ग ये भी पूर्णांक होगा। अगर r माइनस 1 का वर्ग पूर्णांक है तो 6 बटा a ये भी पूर्णांक होगा, होगा नहीं होगा? r पूर्णांक, r माइनस 1 पूर्णांक, r माइनस 1 का वर्ग पूर्णांक, और r माइनस 1 का वर्ग पूर्णांक है तो 6 बटा a भी पूर्णांक होगा। और कैसा पूर्णांक? a b c धनात्मक थे तो b बटा ए भी धनात्मक रहने वाला है, तो एक्चुअल में धनात्मक पूर्णांक, और वैसे भी पूर्ण वर्ग आ रहा है तो धनात्मक पूर्णांक तो होगा ही। अब ये पूर्णांक कैसे कैसे हो सकता है? ये पूर्णांक कैसे कैसे हो सकता है? तो a का मान 1 रखें तो 6 डिवाइडेड बाई 1, अच्छा r माइनस 1 स्क्वायर लिख देते हैं पहले, r माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई ए, है ना। a इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो r माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्या यहां से r पूर्णांक आएगा? नहीं आएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 6 प्लस 1, जो कि एक गलत बात हो गई। मतलब जो पहले ही a का मान हमने लिया है उससे तो r पूर्णांक नहीं आ रहा है। फिर a इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो 6 बाई ए हो जाएगा 3, तो यहां से r कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 3 प्लस 1, ये भी पूर्णांक नहीं है। a इज इक्वल टू 3 ले लो तो ये हो जाएगा 2, तो r हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 प्लस 1, और a इज इक्वल टू ले लो 6। इसके गुणनखंड जो होते हैं, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 2 3 और 6, तो 1 2 3 और 6 से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा r माइनस 1 का वर्ग इज इक्वल टू 1। यहां से आ रहा है हमारा कि इसका अंडर रूट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1, यानी कि r या तो 0 हो जाए या r जो है वो 2 हो जाए। अब r 0 तो होने से रहा, क्योंकि b और a धनात्मक पूर्णांक है तो उनका अनुपात भी धनात्मक पूर्णांक होगा, तो ये नहीं होगा। तो r का मान क्या होगा? 2 होगा। अब r का मान 2 यहां रख दिया जाए तो a कब हुआ था? ये a इज इक्वल टू 6 पर r का मान 2 होगा, a इज इक्वल टू 6 पर r का मान 2 होगा, a इज इक्वल टू 6 पर r का मान 2 होगा, तो a इज इक्वल टू 6 यहां रख दो। a इज इक्वल टू 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 6 36 प्लस 6
-14/6 + 1, 36 और 6 42, 42 में से 14 गए तो 28, 28/7, यानी कि उत्तर हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा उत्तर, बोलो। उत्तर आ जाएगा 4। बढ़िया, अच्छा सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर, कितने बच्चों ने यह सवाल खुद से कर लिया था और कितने लोगों को यह सवाल समझ में आ गया है, फटाफट से बताओ। एक बार कमेंट में लिख दो कि हाँ सर, ऑल क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देते हैं। जेई एडवांस 2015 का, पिछला 2014 का था, ये 2015 का है। कोशिश करेंगे हम लोग कि पिछले 10 साल के सारे पीवाईक्यू कर ले। देखो 10 साल इज बिग नंबर, 10 साल काफ़ी सफिशिएंट ड्यूरेशन होती है। अगर 10 साल के सवाल आपने कर लिए तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की चीज़ें जेई एडवांस पूछता है। फिर से इन सवालों को प्लेन वीडियो की तरह मत देखना, इसकी एक एक चीज़ डिटेल में समझने की कोशिश करना, हर सवाल को बिना देखे खुद से पूरा करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माना कि एक समांतर श्रेणी के सभी पद धन पूर्णांक है और इस समांतर श्रेणी के पहले 7 पदों के योग और पहले 11 पदों के योग का अनुपात 6:11 है। सातवां पद 130 और 140 के बीच में है, तब इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर का मान है। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या दिया हुआ है सोचो, क्या दिया हुआ है सोचो। चलो, सबसे पहली बात ध्यान रखना इस चीज का कि सभी पद धन पूर्णांक है। सभी पद धन पूर्णांक है, सभी पद धन पूर्णांक है, मतलब सार्वंतर भी पूर्णांक ही आएगा और ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो धनात्मक है तो अगर कहीं घटते घटते नहीं गए ऋणात्मक में तो जा नहीं सकता, मतलब आगे ही बढ़ रहे हैं, मतलब सार्वंतर जो है वो भी धनात्मक वाला ही लेना है। समांतर श्रेणी के पहले 7 पदों का योग और पहले 11 पदों का योग का अनुपात। 7 पदों का योग और 11 पदों के योग का अनुपात 6:11 है। एक जानकारी तो हमको ये दी हुई है। दूसरी क्या जानकारी दी है, सातवां पद 130 और 140 के बीच में है। सातवां पद 130 और 140 के बीच में, किस किस के बीच में है, 130। ये दो ही जानकारी हमको दी हुई, तो बस इन्हीं दोनों से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो 7 पदों 11 पदों के अनुपात, 7 पदों का अनुपात क्या हो जाएगा, 7/2 2a + 6d, और 11 पदों का अनुपात क्या हो जाएगा, 11/2 2a + 10d, और ये कितना हो जाएगा, 6/11। अब क्या करें, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 7/11 गुणा 2a + 6d बटे 2a + 10d, 6/11। अब क्या करो, 11 से 11 काट दो, काट दिया। 7 को इधर गुणा कर दो, 7 दूनी 14a और 7 छंग 42d। 6 को इधर गुणा कर दो, 6 दूनी 12a और 6 दही 60d। ठीक है, 14a में से 12a गए तो 2a बचे और 60d में से 42d गए तो 18d बचे, यानी कि a = हो जाएगा हमारा 9d। a = कितना हो गया, 9d हो गया। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। सातवां पद 130 से 140 के बीच में, सातवां पद क्या होगा, a + 6d। देखो कितने अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल सवाल हमको दिए गए हैं, है ना। d बताना है हमको, तो a की जगह क्या लिख दे, 9d लिख देते, तो 9d + 6d 140, तो ये हो गया 130 और 9 और 6 हो गया 15d और 140। 15 से भाग दे दो तो 15 8 120 बचे 10, 15 छंग 90 बचे 10, 15 छंग 90 डी। यहाँ भाग दे दो, 15 9 135
बचे 5, 15 या 45, 15 या 45, तो डी का मान कितना हो जाएगा? डी का मान हो जाएगा 9। डी का मान हो जाएगा 9। क्या ये धनात्मक है? हाँ। क्या ये पूर्णांक है? हाँ। तो और कोई वैल्यू संभव है? बताओ। 8.66 और 9.33 के बीच में क्या डी का और कोई धनात्मक पूर्णांक मान संभव है? नहीं है। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लो कैसे नन्हे मुन्ने से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये मत सोचना कि जेईई एडवांस का सवाल है तो वो कठिन होगा ही होगा। देखो एक बात ध्यान रखना कि जेईई एडवांस के पेपर में भी कुछ सवाल आसान होते हैं। अब वो किस चैप्टर के होंगे ये मैं नहीं बता सकता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है हर चैप्टर का सवाल टफ ही होगा। तो हमें जेईई एडवांस के लिए ना थोड़ी सी एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सारे चैप्टर को हमें टच करके जाना पड़ता है, क्योंकि किस चैप्टर से इजी सवाल आ जाएगा तुम्हें नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा हो लेकिन क्वाड्रेटिक से बहुत टफ सवाल आ जाए। हो सकता है तुम्हारा कोनिक सेक्शन उतना अच्छा ना हो लेकिन कोनिक से बहुत सिंपल सवाल आ जाए। तो इस बात का ध्यान रखना कि हर चैप्टर में आपको हल्की फुल्की पढ़ाई तो करनी ही है। किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो, यदि a बिलोंग्स टू r और सभी x ग्रेटर देन 0 है तब 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ग्रेटर देन 1 के लिए अल्फा का न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक है, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। 2014 का कर लिया हमने, 15 का कर लिया, अब 16 पे आ गए हैं। 2016 का सवाल अब हम लोग देख रहे हैं। क्या दिया हुआ है? x धनात्मक है, फिर से 4ax स्क्वायर प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अल्फा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो अल्फा का न्यूनतम मान क्या होगा? देखो कैसे किया जाए, किसका न्यूनतम मान बताना है? अल्फा का। तो अल्फा को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को एक तरफ रखो। अल्फा को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को एक तरफ रखो। जैसे कि 4 अल्फा एक्स स्क्वायर, पहले 1 माइनस 1/x कर देता हूं उसको। ठीक है, अब क्या करो, एक्स स्क्वायर से भाग और दे दो, है ना। एक्स स्क्वायर से भाग दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 अल्फा इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब। पता चल गया कि अल्फा हमेशा किससे बड़ा है। अब ये जो इधर x की चीज लिखी हुई है ना, इसको एक फलन मान लो, इसको एक फलन मान लो। ठीक है, अब इस फलन का अधिकतम मान पता कर लेते हैं। ठीक है, इस फलन का अधिकतम मान पता कर लेते हैं और अल्फा उससे भी बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या बात कही जा रही है कि अल्फा सदैव इस चीज से बड़ा रहता है, तो इसका अधिकतम जो है उससे भी ये बड़ा रहेगा। मतलब इसका जो अधिकतम है वो उसका क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो बात को? मान लो ये लिख दें हम लोग कि 4 अल्फा जो है वो हमेशा 4 से बड़ा है, इसका मतलब अल्फा 1 से बड़ा है। अब ये लिखा हुआ है कि 4 अल्फा 1 से भी बड़ा है, तो अल्फा 1/4 से भी बड़ा है ना। ये लिखा हुआ है कि 4 अल्फा जो है वो -3 से बड़ा है, मतलब अल्फा -3/4 से भी बड़ा है। मतलब इस तरफ दाईं ओर लिखी हुई राशि का सबसे बड़ा मान अगर पता कर ले, दाईं ओर लिखी हुई राशि का सबसे बड़ा मान हम पता कर ले, तो अल्फा उससे भी बड़ा हो जाएगा। बोलो, अल्फा उससे बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब अगर इसके महत्तम मान से भी इसको बड़ा कर दिया तो ये बात सदैव सत्य हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हमको तो यही करना है ना, सभी एक्स धनात्मक के लिए ये बात सत्य रहनी चाहिए। तो भैया इसके अधिकतम मान से भी अल्फा को बड़ा कर दो तो वो मान सदैव सत्य हो जाएगा। बोलो, इसके अधिकतम मान से अगर इस राशि को बड़ा कर दें तो मतलब ये बात सदैव सत्य हो जाएगी। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि 4 अल्फा इसके अधिकतम मान से, मतलब इसका अधिकतम मान क्या है, और 4 अल्फा को उससे बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो इस फलन का अधिकतम मान कैसे पता करें? उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे पता करते हैं? एक बार इसका अवकलन कर देते हैं।
कितना हो जाएगा, माइनस एक्स टू की घात कितना था, -2 था, तो -2 आगे आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 3/x⁴ हो जाएगा, x की घात -3 आगे आ जाएगा और ये चीज हो जाएगी। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट कहाँ मिलते हैं, जहाँ ये अवकलन 0 होता है, मतलब f' को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। अब इसको 0 कर दोगे तो क्या मिलेगा, -2/x³ प्लस 3/x⁴ इज इक्वल टू 0, यानी 3/x⁴ इज इक्वल टू 2/x³, है ना। ये एक x से एक x कैंसिल कर दो तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/2। ये जो है 3/2 ये हमारा उच्चिष्ट के संगत मान होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, ये रख दिया जाए तो हमें अधिकतम मान मिल जाएगा, अधिकतम fx। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर ये एक ही है, ये उच्चिष्ट की जगह निम्निष्ट भी तो हो सकता है। तो हाँ भैया हो सकता है, उसके लिए तुम्हें f'' निकालना पड़ेगा। f'' कितना आ जाएगा, x की घात -3 ऊपर गया, आगे आ जाएगा तो 6/x⁴, और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, x की घात -4 तो 12/x⁵। तो ये 3/2 यहाँ रख के देख लो, धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। वैसे देखो, अब सवाल से समझो, एक ही मान आ रहा है और एक ही मान आ रहा है और हमको अधिकतम चाहिए, मतलब वही मान आ रहा होगा तभी तो सवाल आगे हल हो पाएगा, नहीं तो सवाल आगे हल ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो अधिकतम fx कब मिलेगा हमको, f3/2, और f3/2 कितना आ रहा है बताओ, 3/2 यहां रख दें तो 1/9/4 -1/27/8, 4/9 -8/27। उसको 2 से गुणा कर दे, ऊपर नीचे, नीचे 3 से गुणा कर दो तो ऊपर हो गया 12/27, 4×3=12, 9×3=27 -8/27, यानी कि 4/27। यानी कि ये फलन जो है ये अधिकतम 4/27 हो सकता है। अब इस फलन के अधिकतम मान से भी 4α को बड़ा कर दें, यानी कि 4α को अगर हम लोग 4/27 से बड़ा कर दें, तो अब ये बात हो गई कि सभी x धनात्मक के लिए ये 4α इसके अधिकतम मान से भी बड़ा है, मतलब ये बात सदैव सत्य हो गई। यानी कि अल्फा हमेशा किससे बड़ा रखना पड़ेगा, 1/27 से बड़ा रखना पड़ेगा। अगर अल्फा को 1/27 से बड़ा कर देते हो, अगर अल्फा को 1/27 से बड़ा कर देते हो तो ये बात सदैव सत्य हो जाएगी। अब अल्फा को 1/27 से हमेशा बड़ा कर देना है, मतलब अल्फा का न्यूनतम मान कितना हो गया, अल्फा का न्यूनतम मान हो गया 1/27। अल्फा का न्यूनतम मान कितना हो गया, 1/27 हो गया। और यही हमसे पूछा गया था कि अल्फा का न्यूनतम मान बताओ जिसके लिए 4α इस व्यंजक से सदैव बड़ा हो। तो बड़ा अच्छा सवाल था ये भी। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। बोलो क्लियर है क्या, क्या यह सवाल क्लियर है। 2014 हो गया, 2015 हो गया, 2016 हो गया। आगे बढ़ाते हैं कहानी को, कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे ये एक सवाल, इसको करो करो वीडियो पॉज करो। अब ये थोड़ा कठिन सवाल है, थोड़ा शांति से तसल्ली से करना है इसको, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने बोला ना तुमको कि कब किस चैप्टर से इजी सवाल आ जाए, कब किस चैप्टर से टफ सवाल आ जाए, ये बात तो हम लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये शायद थोड़ा सा टफ वाला हो सकता है। करो, माना कि आई जो है वो 1 2 से लेकर 101 है, B1 जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब सारे के सारे B1 B2 B3 BI 1 से बड़ा है। मान लीजिए log B1 log B2 log B 101 सारवंतर log 2 की समांतर श्रेणी में है, और A1 A2 101 भी समांतर श्रेणी में, A1 B1 के बराबर है, A51 B51 के बराबर है, T जो है वो 51 पदों का योग है पहली श्रेणी के लिए, और S जो है वो दूसरी श्रेणी के 51 पदों का योग है, ठीक है। चलो देखते हैं।
आई होप आप लोगों ने इसको एक ट्राई दे दिया होगा वीडियो पॉज करके। ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भैया जितनी लेंथ इस वीडियो की, इस रिकॉर्डिंग की आपको दिख रही है, उससे डबल समय हमें इस सवाल को, मतलब इस सेशन को अटेंड करने में लगना चाहिए, अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो। ठीक है, देखो पहले इसको समझते हैं। लॉग या बेस ई पर है तो ln लिख देते हैं, ln b1, ln b2, ln b3 से लेकर ln b101, ये किस में है? ये समांतर श्रेणी में है। और इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना है? ln2। इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना है? ln2। इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना है? ln2। अब देखो, अगर ये समांतर श्रेणी में है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए पहले 3 पदों को लेते हैं हम लोग। ध्यान से सुनना भैया, बड़े काम की चीज बड़े प्यार से धीरे धीरे समझ रहे हैं हम लोग। इन 3 पदों को लेते हैं। अगर 3 पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या होता है? मध्य पद का 2 गुना प्रथम पद प्लस तृतीय पद के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब यहां पर लॉग का गुणधर्म लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ln b2 का स्क्वायर। इस घात को यहां पहुंचा सकते हैं हम लोग। और इधर कौन सा गुणधर्म लगेगा? लॉग में अगर योग में है तो वो गुणा में आ जाता है। इससे हमको क्या पता चला कि b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू b1 गुणा b3। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो ये हो गया कि b1, b2, b3 किस में आ गए? गुणोत्तर श्रेणी में आ गए। और शायद कुछ बच्चों को ये बात पता भी हो कि अगर लॉग वाली चीजें समांतर श्रेणी में होती हैं तो भैया उनके लॉग के अंदर लिखी हुई चीजें गुणोत्तर श्रेणी में होती है। सार्वनुपात की, सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर जो है इस श्रेणी का 2 था, मतलब ln b2 माइनस ln b1 करने पर ln 2 आना चाहिए, यानी कि ln b2 बटा b1 ln 2 आना चाहिए, यानी कि b2 बटा b1 जो है वो 2 आना चाहिए। अब b2 बटा b1 2 आ रहा है, इसका अर्थ इस जीपी का सार्वनुपात क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? अभी तक की जो जानकारी है इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया हुआ है? a1 इज इक्वल टू b1। a1 इज इक्वल टू b1 मान लेते हैं। a1 इज इक्वल टू b1 को सिर्फ a लिख देते हैं। प्रथम पद है, इसका भी प्रथम पद, उसका भी प्रथम पद। प्रथम पद को a मान लिया। फिर लिखा हुआ है a51। a वाला तो समांतर श्रेणी में है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। a वाला सिंपल समांतर श्रेणी में है। तो a51 इज इक्वल टू b51 कर दें। a51 क्या हो जाएगा? a प्लस 50d। b51 हो जाएगा a r की घात 50, है ना। इसका प्रथम पद प्लस 50d, प्रथम पद गुणा r की घात n-1। ठीक है, ये d क्या है? ये a वाली जो श्रेणी है, a वाली जो समांतर श्रेणी है उसका सार्व अंतर है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, r का मान तो हमको दिया हुआ है। r का मान कितना है? 2 की घात 50 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बोल मेरे भाई, क्या इतनी बात क्लियर है तेनू? अब आगे बढ़ाते हैं बात को। अब क्या कहा गया है कि a51 b51, a101 b101 में तो तुलना करनी है और s और t में तुलना करनी है। ये कहानी, इस चीज को लिख के रख लेते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि यही पहला संबंध है जो अभी तक a और d के बीच में है ना। और अच्छे से लिखना चाहें तो 50d इज इक्वल टू हो जाएगा, a इधर ले जाके लिख दो तो 2 की घात 50 माइनस 1। 50d इज इक्वल टू हो जाएगा a गुणा 2 की घात 50 माइनस 1। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? a101 b101। तो पहले a वाली चीजें देख लेते हैं, फिर योग वाली पे चलेंगे, है ना। तो a101, रंग बदलते हैं थोड़ा सा। a101 क्या होगा? a प्लस 100d, है ना। इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस 2 गुणा 50d। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि 50d का मान मुझे पता है। 50d का मान क्या है? a गुणा 2 की घात 50 माइनस 1।
ए गुणा 2 की घात 50 - 1। तो ये हो जाएगा 2a 2 की घात 50 - 1। ठीक है, ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और इस 2 को अंदर गुणा कर दो तो 2 की घात 51 - 2। तो ये हो गया a गुणा 2 की घात 51 - 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन जरूरी है, अब और कोई उपाय है नहीं। साफ सुथरी कैलकुलेशन करते रहोगे तो चीजें होती रहेंगी। b 101 भी लिख देता हूं। b 101 हो जाएगा हमारा a r की घात 100। a की जगह a, और ये तो 2 की घात 100 है ही। अब इन दोनों में तुलना करनी है हम लोगों को, तो तुलना कैसे की जाती है ध्यान से सुनना। a 101 माइनस b 101, या b 101 माइनस a 101 करके देख लो। ये हो जाएगा 2 की घात 51 - 1 माइनस a गुणा 2 की घात 100। बस यहीं पे बात खत्म हो गई। a कॉमन ले लो, 2 की घात 51 - 1 माइनस 2 की घात 100। हमें दिख रहा है कि ये राशि ऋणात्मक आने वाली है, तो a 101 माइनस b 101 की बात करें तो ये छोटा होगा, यानी b 101 विल बी ग्रेटर देन a 101। b 101 जो है वो a 101 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि या तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा। दूसरी चीज देखते हैं। टी, टी क्या है? 51 पदों का योग, और एस क्या है? इसके 51 पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के 51 पदों का योग और समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग। टी गुणोत्तर श्रेणी के 51 पदों का योग है। टी गुणोत्तर श्रेणी के 51 पदों का योग है ना। टी है B1 B2, ए में तो क्लियर ही था, और एस वो है। तो 51 पदों का हो जाएगा 2 की घात 50 ए r की घात n - 1 बटा r - 1। तो ये हो जाएगा हमारा a गुणा 2 की घात 51 - 1, मतलब उसका जो 101वां पद था वो इसके पदों का योग हो गया, 51 पदों का योग हो गया। ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी के 51 पदों का योग है। समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग क्या होगा? 51/2 2a प्लस 50d। अच्छा, 50d का मान तो पता है हम लोगों को, 2a प्लस 50d का मान है a गुणा 2 की घात 50 - 1। a गुणा 2 की घात 50 - 1। तो ये हो जाएगा 51/2 2a प्लस 2 की घात 50a माइनस ए कॉमन ले लें क्या पूरे में से? ए बाहर ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 की घात 50 - 1, 51a/2। तो ये हो जाएगा 2 की घात 50 प्लस 1। ठीक है, वो टी है, ये एस है। अब क्या किया जाए? इनकी तुलना करनी है, तो फिर एक में से दूसरे को घटा दो, एक में से दूसरे को घटा दो, है ना। तो टी में से एस को घटा देते हैं। टी क्या है? ए गुणा 2 की घात 51 - 1 माइनस एस क्या है? 51a/2 और 2 की घात 50 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक एक बार देख लो फटाफट से, और कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। ए को कॉमन लो, ए को कॉमन लो, ए को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 की घात 51 - 1 माइनस 51/2 2 की घात 50 प्लस 1। दो लघुत्तम ले लो, इधर 2 से गुणा कर दो पूरे को इसको। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 की घात 51 - 1 माइनस 51 गुणा 2 की घात 50 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, अब देखो ये a/2 बाहर आ गया, इसको अंदर गुणा कर दो 2 की घात 52 माइनस 2
माइनस ये हो जाएगा 51 गुणा 2 की घात 50 माइनस 51। तो ये कितना हो गया a/2। अब इसमें से 2 की घात 50 सुबहनिश ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 2 और माइनस 51 और -2 और -51। ठीक है, -2 मतलब -53 लिख देते हैं इसको। ये राशि भी ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, मतलब t माइनस एस कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया। चेक कर लो एक बार सारी कैलकुलेशन, देख लो बढ़िया से। इसका मतलब s जो है वो t से बड़ा है। तो b 101 भी बड़ा है a 101 से, b 101 a 101 से बड़ा है। तो पहले ही b और d में से एक तो फाइनल हो गया था हमारा, और s बड़ा है, s बड़ा है t से, तो आंसर हो जाएगा b। क्लियर? बोलो, क्या यह सवाल समझ में आया? अच्छा लगा ये सवाल? क्लियर है ये? बताओ, क्या यह सवाल क्लियर है? कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, मैंने कहा है कि किसी किसी चैप्टर का इजी आएगा, किसी किसी चैप्टर का टफ आएगा, लेकिन अब करना है तो करना है। ठीक है, चलो फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और पूछते हैं। ये तो हो ही गया तुम्हारा, ये वाला करो। कौन से साल का है? 2017 पर आ गए हैं। कौन से साल पर आ गए हैं? 2017 पर आ गए हैं। बड़ा आसान सवाल है, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा समय हमको नहीं लगना चाहिए। पिछला वाला जितना बड़ा था उतना बड़ा ये सवाल नहीं है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? एक समकोणीय त्रिभुज, एक समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है। यदि इसका क्षेत्रफल 24 है तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? एक समकोणीय त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया समकोणीय त्रिभुज, इसकी भुजाएं समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो ये मान लेते हैं ये a-d सबसे छोटी हो गई, फिर ये a हो गई और ये a+d हो गई। आ गए समांतर श्रेणी में। सबसे बड़ा कर्ण हो गया, सबसे छोटा हमने आधार मान लिया। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल 24 है, क्षेत्रफल 24 है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना, अच्छा सवाल है, हो जाएगा। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना? आधार हमारा a-d, ऊंचाई a इज इक्वल टू 24, यानी a-d इंटू a इज इक्वल टू 48। ये एक समीकरण, समीकरण नंबर 1 बनाकर यहां लिख दी। क्या क्या अननोन है? a और d अननोन है। मतलब हम लोगों को a और d में एक और रिलेशन चाहिए, वो कहां से मिलेगा? समकोण त्रिभुज से। आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। ये हो जाएगा a² माइनस 2ad प्लस d² प्लस a² इज इक्वल टू a² प्लस 2ad प्लस d²। d² से d² कट गया, a² से a² कट गया, है ना? तो बचा क्या? a² इज इक्वल टू 4ad। एक a² से एक a² और काट दो तो a इज इक्वल टू हो गया 4d। इसको ले जाके यहां रख दो, a इज इक्वल टू 4d लिख दोगे तो 4d माइनस d इंटू 4d इज इक्वल टू 48। तो 3d गुणा 4d इज इक्वल टू 48। तो 3 चौक 12d² इज इक्वल टू 48, d² इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब भुजाएं हैं तो धनात्मक तो रखना ही है ना? d इज इक्वल टू +2 अगर ले लें तो a कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा, है ना? ऋणात्मक तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर d इज इक्वल टू -2 लोगे तो a इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि भुजाओं की लंबाई है। भुजाएं सदैव कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखें। तो अब सबसे छोटी भुजा कौन सी है? तो ये बात ध्यान रखना, सबसे छोटी भुजा a-d है। कौन सी सबसे छोटी भुजा? a-d। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगी a-d। a है 8 और d है 2, तो उत्तर हो जाएगा 6।
बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई थी? सच सच बताना, बड़ा अच्छा सवाल है। 6। ऐसे सवाल भी आ जाया करते हैं, है ना? तो बस हमको रेडी रहना है कि इजी सवाल आया और हमने उसको निपटाया, इजी सवाल आया और हमने उसको निपटाया। बताओ कितने लोगों को यह सवाल का आंसर आ गया था और कितने लोगों को यह सवाल समझ में आ गया? बताओ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, एक सवाल और देखते हैं। करो, अब ये एक इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो करो इसको, करो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व। इसमें थोड़ी सी शायद मेहनत ज़्यादा लगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लगे, लेकिन कर लोगे। अगर अच्छे से करोगे तो कर लोगे, अगर अच्छे से करोगे तो कर लोगे। करो, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या कहा गया है कि एक्स समांतर श्रेणी है पहली, इसमें क्या क्या पद है? इसमें है 1 6 11, 1 को 5 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 5 31 और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कितने पद हैं? 2018 पद है, 2018 पद है। प्रथम पद इसका क्या बोल देते हैं? एक्स बोल देते हैं, जो कि कितना है? 1 है। और इसका सार्व अंतर जो है वो 5 है। ये बात सभी लोगों को क्लियर रहनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है? वाई। वाई समांतर श्रेणी में क्या है? 9 है, फिर 16 है, 23 है। तो 9 और 7 16, 16 और 7 23, और 23 और 7 30, और 30 और 7 37, और 37 और 7 44। ऐसा चलेगा क्या? देख लो एक बार, ये कितना? 7 44 और 7 51। ठीक है, ये कितने पद है? 2018 पद है। इसका प्रथम पद क्या है? इसका प्रथम पद बोल देते हैं हम लोग ए वाई, जो कि है 9, और इसका सार्वंतर है 7। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ी हिंट मैंने दे दी। प्रथम, और अब क्या कहा जा रहा है कि एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में क्या होगा? एक्स यूनियन वाई में क्या होगा? ध्यान से सुनना। पहला समुच्चय दिख रहा था, कौन सा था पहला समुच्चय? ये कितने पद थे? 2018 पद। दूसरा समुच्चय है ये, इसमें कितने पद है? 2018 पद। ध्यान से सुनना, अब यूनियन लोगे तो 2018 प्लस 2018 4036 पद हो जाएंगे क्या? अगर ये सारे पद भिन्न भिन्न होते तो 4036 पद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पद उभयनिष्ठ हैं, जैसे कि ये 16 यहां भी है, 16 यहां भी है। इसमें आगे जाओगे तो 51 मिलेगा, 31 5 36 5 41 5 46 और 5 51 मिलेगा। तो ये 51 51 भी उभयनिष्ठ है। ऐसे हो सकता है बहुत सारे पद उभयनिष्ठ हो, जो पहले समुच्चय में भी हैं, दूसरे समुच्चय में भी हैं, उनको 2 बार हमको नहीं गिनना है। यूनियन जब हम लोग लेते हैं तो उभयनिष्ठ पद को एक ही बार लिखा जाता है। तो अब हम लोगों को अगर इसमें पदों की संख्या बतानी है, किसमें पदों की संख्या बतानी है? एक्स यूनियन वाई में पदों की संख्या बतानी है, तो एक्स में पदों की संख्या पता करेंगे, y में पदों की संख्या पता करेंगे, और x इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या घटा देंगे। ठीक है, x में पदों की संख्या कितनी है ये हमको पता है, y में कितनी है। अब हमारा काम इतना सा रह गया कि ये पता कर लो कि x इंटरसेक्शन y समुच्चय क्या है और उसमें पदों की संख्या क्या है। तो देखो, पहला उभयनिष्ठ पद दिख रहा है हम लोगों को 16, और अगला 51, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, कितने पद होंगे यही तो हमको पता करना है ना? तो वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है कि सार्वंतर जो है वो कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। अगर किसी को ये नहीं पता हो कि सार्व, बस मान लो कि दूसरा पद उभयनिष्ठ दिख ही नहीं रहा है, तो सार्वंतर में बता देता हूं तुमको कि कॉमन इन दोनों के उभयनिष्ठ श्रेणी का सार्वंतर जो होता है वो इन दोनों श्रेणियों के सार्वंतर के लघुत्तम के बराबर होता है। मतलब उसका एलसीएम 5 है, इसका एलसीएम 7 है, तो एलसीएम लघुत्तम 5 और 7 का लेना है, तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 5 और 7 का लघुत्तम लेना। वैसे वो यहां दिख गया था क्योंकि मैंने थोड़े ज्यादा पद लिख दिए थे, है ना? अब ऐसे चलते चलते कहां तक जाना है ये हमको सोचना है।
ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाना है ये हमको सोचना है। तो देखो, जो भी उभयनिष्ठ पद होंगे वो इसके अधिकतम और इसके अधिकतम से छोटे ही होंगे। तो हम क्या करें, पहली श्रेणी का अधिकतम पद पता कर लें। पहली श्रेणी का अधिकतम पद कितना होगा, इसका 2018वां पद क्या होगा, 1 प्लस 2017 गुणा 5, यही होगा ना, बताओ। a प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 5 7 35 का 5 हंसे लगा 3, 5 3 8 0 10, तो ये हो रहा है हमारा 10,086। और इसका 2018वां पद क्या होगा, 9 प्लस 2017 गुणा 7। वैसे ये बड़ा ही आ रहा है, नीचे वाला जो है वो बड़ा ही आ रहा है, तो ऊपर वाले से काम हो जाना चाहिए हमारा, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 ही 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 और 4 11 और 7 दूनी 14, है ना, 2 सती 14 हो गए, 17 7 119, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1। तो ऑब्वियसली ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब इसका 2018वां पद जो है वो 10,086 आ रहा है, और इसका जो 2018वां पद है वो 14,128 आ रहा है। अब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ पद होगा वो अधिकतम कितना हो सकता है भैया, इन दोनों, इसका अधिकतम पद 10,086 है, इसका अधिकतम पद 14,000 समथिंग है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ जो अधिकतम होगा वो 10,086 ही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इस श्रेणी का टी, इस श्रेणी का एनवा पद, हम ये जानना चाहते हैं इसमें कितने पद हैं, तो इसका प्रथम पद कितना है 16, n माइनस वन गुणा डी कितना आ रहा है 35, और ये क्या होना चाहिए 10,086 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, है ना, 10,086 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो क्या करो, 16 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 10,070, और 35 से भाग दे दें इसको, तो 5 के पाड़े से कट रहा है, 5 के पाड़े से काट दो, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 और 14, और 5 7 35, तो n माइनस वन किससे छोटा हो गया हमारा, 7 दूनी 14, बचे कितने 6 1, 6 1 7 8 56, बचे 5 5 और 4 54, तो 7 7 49, 54 5 5 बचे 5 बचे 5 0 7 7 49, यानी कि n जो होना चाहिए हमारा वो 288.7 से छोटा होना चाहिए। और n क्या है, n एक पूर्णांक है, n पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है, मतलब n जो है वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो इससे छोटा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या संभव है, 288, यानी कि इस उभयनिष्ठ समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, 288 होंगे। बस इसके बाद ही सवाल खत्म हो जाता है हमारा। यहाँ पर देखो, ये अगर पता करना है तो n ऑफ x, यानी कि पहली समांतर श्रेणी में 2018, दूसरी समांतर श्रेणी में 2018 माइनस उभयनिष्ठ वाली में 288, 4036 माइनस 288, 16 में से 8 गए तो 8, बचे 2, एक इधर से लिया, कितने हो जाएंगे 36 और 12 48 हो जाएंगे, है ना, 2 था उधर, एक और लिया हमने 12, 12 में से 8 गए 4, और ये जो है 3 7, तो 3748। बोलो, आया मजा, बढ़िया सवाल था ना। क्या यह सवाल हम लोगों को समझ में आ गया है, सच सच बताओ। इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाने लगे हैं, ऐसे सवाल मेंस में भी पूछे गए हैं, ऐसे सवाल मेंस में भी पूछे गए हैं, और ऐसे सवाल एडवांस में भी पूछे जाते रहे हैं। तो इस बात को जान लो कि प्रथम उभयनिष्ठ पद तो हमें खुद से पता कर लेना चाहिए, और सारवंतर जो है वो अलग अलग श्रेणियों के सारवंतर के लघुत्तम के बराबर हो जाता है, अलग अलग श्रेणियों के सारवंतर के लघुत्तम के बराबर। क्लियर? चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
कुछ और सवाल देखते हैं, ये वाला करो, उसी प्रकार का सवाल है। अब शांति से तसल्ली से करना, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर ला पाते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर ला पाते हैं। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। माना कि एपी ए कॉमा डी एक अनंत समांतर श्रेणी के पदों का समुच्चय है। अब हमको दिया गया है कि 1 और 3, इसका क्या अर्थ हुआ? एपी 1 और 3, इसका मतलब प्रथम पद 1 है और सारवंतर 3 है। जोड़ दो, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16। दूसरा 2 और 5, 2 और 5 7 है ना, 2 प्रथम पद है, 5 सारवंतर है, तो 5 5 जोड़ते जाओ। 7 और 5 12 और 5 17 और 5 22 और 5 27 और 3 7, 3 और 7 10 और 7 17 और 7 24। इसमें 7 7 जुड़ रहा है। 7 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 17 में 7 जोड़ा 24, 24 में 7 जोड़ा 31। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? अब देखो, हमें इन तीनों का उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो प्रथम पद के लिए तो मेरी सलाह क्या रहती है कि तुम ऑब्जर्वेशन से ढूंढ लो। अब क्या यहाँ ऑब्जर्वेशन से ढूंढ पा रहे हैं हम लोग? इसमें और इसमें तो ढूंढ ले रहे हैं कि 7 है, इसमें 17 है, लेकिन 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 17 इन दोनों में है तो इसमें नहीं है। तो ऐसा करते हैं, थोड़े से पद और लिखते हैं, थोड़े से पद और लिखते हैं, है ना। 16 से आगे बढ़ाते हैं कहानी को। 3 3 जोड़ना है, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 3 31, 31 3 34, 34 3 37, 37 और 3 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58। मैं एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा, परेशान मत होना। ये मत सोचना कि सर ये तो कहाँ तक लिखेंगे, ये एक आसान तरीका है, इसमें दिमाग कम लगाना पड़ रहा है, इसलिए इससे बता दे रहा हूं मैं। 58 और ऐसे ही लिखते चले जाओ, यहीं तक रोक देते हैं। यहाँ पे आओ, 5 5 जोड़ना है, 27 5 32, 32 और 5 37, 37 और 5 42, 42 5 47, 47 5 52, 52 5 57। ये और इसमें आ जाओ, 31, 31 और 7 38, 38 और 7 45 और 45 और 7 52, 52 52 52 दिख गया मुझे ऑब्जर्वेशन से। 52 52 और 52 दिख गया। पहले ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, फिर पूरा लंबा मेथड भी बताऊंगा, है ना। वैसे मेरी सलाह यही रहेगी कि बेटा लिख दो, लिखने में फिर भी मेहनत कम है। अभी दूसरा मेथड देखोगे तो पाओगे कि भैया उसमें तो कितनी ज़्यादा मेहनत थी। अब एलसीएम इसकी अपनी सार्वनुपात की बात करें तो सारवंतर की, तो पहले का सारवंतर 3 है, दूसरे का सारवंतर 5 है और तीसरे का सारवंतर 7 है। तो तीनों का कॉमन सारवंतर क्या हो जाएगा? D1 D2 D3 का लघुत्तम। D1 कितना है? 3 5 7। तो तीनों ही कैसी है? प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 5 तिया 15 7 105, एलसीएम जो है वो सीधा सीधा 105 आ जाएगा। मतलब जो उभयनिष्ठ आने वाली है एपी, इन तीनों के उभयनिष्ठ एपी आएगी, उसका प्रथम पद तो 52 और ये 105, यानी कि a इज इक्वल टू 52 और d इज इक्वल टू 105 होगा। और a प्लस डी कितना हो जाएगा? 157 हो जाएगा। a प्लस डी कितना हो जाएगा? 157 हो जाएगा। अब ये तो हुआ भैया कोई ऐसे ऑब्जर्वेशन से पता करने वाली बात। हो सकता है कुछ लोग इसमें संतुष्ट ना हो, तो फिर क्या किया जाए? तो देखो, ऐसा किया जाता है कि इसका व्यापक पद लिख लो, इसका व्यापक पद लिख लो, इसका व्यापक पद लिख लो, है ना। और उन व्यापक पदों वाली, मतलब इन दोनों को पहले लो, इन दोनों के उभयनिष्ठ एपी लिख लो, इन दोनों को लो, इन दोनों के उभयनिष्ठ लिख लो, 2 मिल जाएगी, फिर उन दोनों के उभयनिष्ठ लिख लेना। अब इसमें भी कोई लोग बोल सकते हैं कि सर उसमें भी तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तो एक लॉन्गेस्ट मेथड भी बताऊंगा मैं। पहले दूसरे नंबर पर आता हूं मैं, मेथड नंबर 2,
कि पहले दो में तो दिख गया था ना साफ साफ कि 7 है उभयनिष्ठ, 7, और उसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये मतलब पहले दो का एपी 1 3 और एपी 2 5, इनका उभयनिष्ठ तो दिख गया था हमको कि प्रथम पद 7 है, और इन दोनों के सारवंतर का एलसीएम, इसको अगर लिखें कि पहले और दूसरे के सारवंतर का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, तीनों पंजो 15, मतलब 15 15 जोड़ते जाना है, 15 7 22, 22 और 15 कितना हो जाएगा, 37, 37 और 15 52 हो जाएगा, है ना। 3 4 पद तो लिख ही सकते हैं। ऐसे ही अगले दो पे आओ, इन दोनों को देखो। अब इन दोनों का प्रथम पद कितना होगा, एपी हम कौन कौन सी ले लें, 2 5 वाली ले लें और एपी 3 7 वाली ले लें। तो 2 5 और 3 7 में हमको दिख रहा है 17। देखो दो में तो आसानी से दिख सकता है, 3 में लंबा लिखना पड़ता है, 2 में तो दिख जाता है। तो क्या हो जाएगा 17, और इन दोनों का लघुत्तम 35, तो 17 और 35 52, 52 और 35 जोड़ दो फिर तो 87 आ जाएगा। बस अब अगली चीज यहां दिख गई, 52 52, इसका कितना आया था 15, इसका कितना आया था दूसरे और तीसरे का, दूसरे और तीसरे का 35, यहां 35, और 15 और 35 का हो जाएगा 105। तो मतलब उभयनिष्ठ पद मिल गया 52। नई एपी का, नई एपी लिखी नहीं थी क्या मैंने, हाँ ठीक है, मतलब वही था, प्रथम पद जो है उभयनिष्ठ 52 आ जाएगा, और ए और डी हो जाएगा हमारा 105। बस इनको जोड़ देना उत्तर आ जाएगा, इनको जोड़ देना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें भी हमको तो बहुत मेहनत लग रही है, तो बेटा एक काम और कर देते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करो कि पहली जो एपी है मेथड नंबर 3 लॉन्गेस्ट मेथड है, इसमें बहुत कैलकुलेशन लगेगी। पहली एपी का मान लेते हैं एनवा पद, दूसरी एपी के पीवे पद और तीसरी एपी के केवे पद के बराबर है। तो पहली एपी का एनवा पद क्या होगा, 1 + n-1 डी हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 2 + p-1 5, और ये हो जाएगा 3 + k-1 7। तो ये हो जाता है 3n-2 पहले वाले से, दूसरे से आ रहा है 5p-3, और तीसरे से आ रहा है 7k-4। अब n p और k तीनों ही क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन बिठाओ, वापस से लेना इन दोनों को ही पड़ेगा तुमको, कि यहां से n = कितना हो जाएगा 5p-1/3। तो p = 1 2 3 रखो, देखो n कब प्राकृत संख्या आ रहा है, और फिर इन दोनों को ले लोगे तो p = यहां से कितना हो जाएगा 7k-1/5। तो k = समथिंग समथिंग रखो और देखो p क्या आ रहा है ना। यहां से कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी। तो भैया इतने कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे हम लोग, मेथड 1 या मेथड 2 से ही सवाल को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसी से करोगे तो ही फायदे में रहोगे, तो ही चीजें जल्दी हो पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। 2019 तक की कहानी हमारी पूरी हो गई, 2020 पे आ जाता है। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व। फिर से एक कहा गया है कि माना कि धनात्मक पूर्णांकों का एक अनुक्रम a1 a2 a3 समांतर श्रेणी में है जिसका सारवंतर 2 है, तथा माना कि धनात्मक पूर्णांकों का एक अनुक्रम b1 b2 b3 है और ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, और इसका सार्वनुपात 2 है। प्रथम पद दोनों का c बोल दिया गया है, तब c के सभी संभावित मानों की संख्या जिसके लिए यह असमीका किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सही हो, ठीक है। चलो करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। देखो भैया आई होप आपने कुछ ट्राई कर लिया होगा। प्रथम पद दोनों का क्या बोल दिया गया है, सी बोल दिया गया। यहां क्या लिखा हुआ है इस चीज को ध्यान से देखो, 2 गुणा 1 से लेकर n पदों का योग, यहां भी 1 से लेकर n पदों का योग, वो है अपनी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, n/2। प्रथम पद a1
प्लस n माइनस वन डी, डी कितना दिया हुआ है वो भी बाद में लिख देंगे, चलो भी, है ना, यहां तक तो बात तो लिख देते हैं पहले इतनी। यहां क्या होगा, समांतर श्रेणी के पदों का योग, प्रथम पद n पदों का योग 2 की घात n माइनस वन बटा 2 माइनस वन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, n गुणा 2a, प्रथम पद को क्या लिख दिया c, और n माइनस वन, सार्वंतर कितना है 2, ये होगा c 2 की घात n माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा, अंदर गुणा करो, 2cn प्लस 2n गुणा n माइनस वन इज इक्वल टू c गुणा 2 की घात n माइनस वन। सी वाली चीजें एक तरफ ले आओ, है ना, इस सी को इधर ले आता हूं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2n गुणा n माइनस वन, सी गुणा 2 की घात n माइनस वन माइनस 2cn, सी कॉमन ले लो, 2 की घात n माइनस 1 माइनस 2n, और इधर कितना आ जाएगा 2n गुणा n माइनस 1, ठीक है। क्या किसके मान चाहिए हमको, c के ही मान चाहिए ना, तो c का मान क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर है 2n गुणा n माइनस वन बटे 2 की घात n माइनस 2n माइनस 1, 2 की घात n माइनस 2n माइनस 1, ठीक है, यहां तक की बात। अब क्या बात लिख रखी कि n एक पूर्णांक है, वो कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, n कैसा है, पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है। अब दो चीजों को समझते हैं, अंश को अलग से समझते हैं, हर को अलग से समझते हैं। यहां पर आके ये सवाल ट्रिकी हो जाता है ना, अंश जो है ये कब धनात्मक है कब ऋणात्मक है इसको समझते हैं। इसको ग्रेटर देन जीरो किया मैंने, तो 0 1 यानी कि प्लस माइनस प्लस, ये कब कब धनात्मक है, या तो n 0 से छोटा रहे या n 1 से बड़ा रहे। अब ये तो होने से रहा, है ना, ये तो होने से रहा। अच्छा, 0 या 0 से बड़ा रख सकते हैं, सी पे कोई कंडीशन है क्या हमारी, धनात्मक पूर्णांकों का एक अनुक्रम, धनात्मक पूर्णांकों का मतलब सी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, या फिर n जो है वो हमारा 1 है, 1 से बड़ा रहे, ये बात एक सत्य हो गई, ठीक है। अब हर पे आता हूं मैं, हर को देखो, हर क्या है 2 की घात n माइनस 2n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखो, n इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा 2, वैसे तो एक ले ही नहीं सकते पर ठीक है चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 1, ये ऋणात्मक संख्या है। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखो, 2 की घात 2 माइनस 4 माइनस 1 अभी भी ऋणात्मक है। n इज इक्वल टू 3 देखो, 2 की घात 3, 3 दूना 6 माइनस 1, अब ये धनात्मक हो गई। n इज इक्वल टू 4 लिखोगे, 2 की घात 4 16, ये 4 दूनी 8 माइनस 1, ये धनात्मक है। n इज इक्वल टू 5 लिखोगे, 2 की घात 5 माइनस 10 माइनस 1, ये धनात्मक है। मतलब देखो c कैसा आना चाहिए था, धनात्मक आना चाहिए था, तो हमारी 1 तो यहां से रिजेक्ट हुआ ही था, 2 भी रिजेक्ट हो गया, बोलो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब c के सभी संभावित मानों की संख्या जिसके लिए यह समीकरण सत्य है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए सही हो, है ना, तो n इज इक्वल टू 1 2 तो हट गया, n इज इक्वल टू 3 रखता हूं मैं, n इज इक्वल टू 3 रखने पर अंश क्या आएगा। और एक और बात ध्यान रखना, एक और बात हम लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि n जो है वो कैसा रहना चाहिए, हमारा धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए, और c कैसा रहना चाहिए, c भी धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए। अच्छा, n इज इक्वल टू 3 लिखता हूं तो c कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3 लिखोगे, 3 दूना 6 और 3 माइनस 1 2, और बटे में 3 लिखेंगे, 2 की घात 3 8 माइनस 6 माइनस 1, तो ये हो जा रहा है 12 बटे 1 यानी कि 12 आ जा रहा है, बहुत बढ़िया। n इज इक्वल टू 3 पे c इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, मतलब एक c का मान, ये एक्सेप्टेबल मान आ गया। आगे बढ़ाता हूं, n इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और गुणा 3, 8 या 24, है ना, 4 दूनी 8 या 24, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 16 माइनस क्या रख रहे हैं हम लोग, 4 रख रहे हैं, 16 माइनस 8 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 24 बटे 7, तो ये तो पूर्णांक नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। n इज इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 चौक 40, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 32, 32 माइनस 11 21, ये भी पूर्णांक नहीं है। n इज इक्वल टू 6 रखोगे, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 6 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 64, 64 माइनस 12 यानी कि 52 माइनस 1 51। अब ध्यान से देखो तुम,
ये राशि जो है ये कम होती जा रही है। यहाँ पर 7 या 21 पॉइंट समथिंग था, या 1.9 समथिंग हो जाएगा, और यहाँ तो और कम होता चला जा रहा है। मतलब एन का जैसे जैसे आगे मान पहुंचाते जाओगे ये दोनों एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे। एन जब अनंत जाएगा ना तब जाके ये दोनों बराबर होंगे, या ऐसा हो सकता है कि जब एन अनंत जाएगा तब ये एक की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल और केवल एक ही एन का मान संभव है, एक ही एन का मान संभव है 3, और जिसके संगत एक ही सी का मान संभव है 12। अगर इस बात को मान लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी एक चीज बताता हूं। देखो सी कैसा रहना है, सी कैसा रहना है, सी प्राकृत संख्या रहनी है, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या। यानी कि ये राशि जो है ये कैसी होनी चाहिए, ये एक या एक से बड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मतलब सी जो है, सी यानी कि 2n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 की घात n माइनस 2n माइनस वन, या एक से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब 2n स्क्वायर, ऊपर गुणा कर देता हूं माइनस 2n, ये किससे बड़ा होना चाहिए, इधर इसको गुणा कर दो तो 2n से 2n कट गया, 2n स्क्वायर जो है वो 2 की घात n माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अब n इज इक्वल टू 3 से आगे तो चलना ही था हमको, n इज इक्वल टू 4 5 पे हो नहीं पा रहा है, 6 पे देख लो, n इज इक्वल टू 6 रखोगे तो छकड़म 36। देखो 6 तक तो मैंने चेक करवा दिया तुमको, है ना। 7 पे देखते हैं, तो साथ ही 49, क्या ये इससे बड़ा आ रहा है, 2 की घात 7 माइनस 1, 49 दूना 98, और ये 128 127, तो ये तो यही बात गलत हो गई। 7 और उससे बड़ों के लिए तो ये सत्य ही नहीं है, 6 के लिए भी है या नहीं है, छगड़म 36 दूना 72 और 2 की घात 6 64, एन इज इक्वल टू 6 तक तो सत्य था, मतलब हमको चेक भी 6 तक ही करना था, है ना। तो ये यहां से भी सिद्ध हो गया कि भैया 6 के आगे जाने की जरूरत नहीं है, इन 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया, सफिशिएंट है। हमें को यहाँ पे पैटर्न पता चलने लग गया था कि ये कोई प्राकृत संख्या आने वाली नहीं है, बस उतना काम हो गया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल करो, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। अच्छा सवाल है ये भी एक अच्छा सुंदर सवाल है, यह भी एक अच्छा सुंदर सवाल है। करो। माना कि log 3 की घात y प्लस 3 की घात y2 प्लस 3 की घात y3 तीन आधार पर का न्यूनतम संभावित मान m है, जहां y1 y2 y3 वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जिसके लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 9 है। ठीक है, मतलब चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर तुम वीडियो पॉज करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, माना log x1 टू द बेस 3 प्लस log x2 टू द बेस 3 प्लस log x3 टू द बेस 3 का अधिकतम संभावित मान m है, जहां x1 x2 x3 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, जिनके लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 9 है। तब log m क्यूब स्मॉल m क्यूब टू द बेस 2 प्लस log कैपिटल m स्क्वायर टू द बेस 3 का मान होगा। पहले देखो इसका न्यूनतम मान कितना है, 3 की घात y1 प्लस 3 की घात y2 प्लस 3 की घात y3। इसका न्यूनतम मान स्मॉल m है, यानी 3 की घात y1 प्लस 3 की घात y2 प्लस 3 की घात y3, ये किससे बड़ा होगा, 3 की घात m से बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। इधर भेज दिया इसको, इतनी बात लिख के रख लो, यहाँ पे इतनी बात लिख के रख लो। ठीक है, अब हमको एक और चीज गई हुई है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है वो कितना है, 9 है। y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है वो 9 है। देखो अगर मैं यहां पर am ग्रेटर देन gm लगाऊं, 3 की घात y1 प्लस 3 की घात y2 प्लस 3 की घात y3 बटे 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 की घात y1 गुणा 3 की घात y2 गुणा 3 की घात y3 की घात 1/3। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोलो। ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, 3 की घात y1 3 की घात y2 प्लस 3 की घात y3,
ये किससे हमेशा बड़ा होगा? 3 गुना। इसका न्यूनतम मान पता करना चाह रहा हूं मैं, ये जो बात लिखी हुई थी ना उसी से पता करना चाह रहा हूं। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, है ना। अगर किसी को ऐसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको ऐसे समझ लो कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज m, मिनिमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज m। बस इतना लिख के छोड़ दो, आगे बाद में बात करेंगे। अब यहां देखो, घातें आपस में जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो। अच्छा, वो बात जरूर लिखे रहने दे सकते हैं हम लोग कि y1 प्लस y2 प्लस y3 ये कितना है? 9 है। y1 प्लस y2 प्लस y3 ये कितना है? 9 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 की घात y1 प्लस 3 की घात y2 प्लस 3 की घात y3। ये हो जाए 3 गुणा 3 की घात y1 प्लस y2 प्लस y3 हो गया 9। ये हो गया एक, यानी 3 की घात y1 प्लस 3 की घात y2 प्लस 3 की घात y3। ये 3 की घात 3 और एक यानी 3 की घात 4 से बड़ा हो जाएगा। ये 9 1/3 से गुणा होगा, 9/3 हो जाएगा 3। लिख दें क्या एक बार? ये हो जाएगा 3 की घात 9/3 यानी कि 3। अब देखो ये सारी बातें तो वैसे आप समझ में आ जानी चाहिए तुरंत से, लेकिन ठीक है फिर भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 की घात 4 यानी कि 81 से हमेशा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर इसका न्यूनतम मान में बोलूँ तो ये आ रहा है। अब दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए 3 आधार पर। 3 कैसा आधार होता है? 3 एक से बड़ा आधार होता है, तो एक से बड़े आधार पर लॉग लेने पर असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है। तो 3 की घात y1, 3 की घात y2, 3 की घात y3, ये लॉग 3 की घात 4 से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि लॉग 3 की घात y1, 3 की घात y2, 3 की घात y3 ये 4 से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि इसका न्यूनतम मान जो कि हमको m कहा गया है वो कितना होगा? 4 होगा। इसका न्यूनतम मान जो कि हमको स्मॉल m कहा गया है वो कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर है। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है कि log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3, log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 का अधिकतम मान m है। मतलब इस व्यंजक का अधिकतम मान बताना है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 9 दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, तो यहां पे आता हूं मैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 ये सदैव किससे बड़ा होगा? x1 गुणा x2 गुणा x3 की घात 1/3 से बड़ा होगा, क्योंकि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। ये बात सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा 9 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ आ जाएगा x1 x2 x3 की घात 1/3। ये हो गया 3 x1 x2 x3 की घात 1/3। दोनों तरफ 3 घात से चढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/3 और इसकी घात हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और ये हो जाएगा x1 x2 x3 और 3 से 3 कट जाएगा। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x1 गुणा x2 गुणा x3 जो है ये हमेशा 27 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? हमेशा ये 27 से छोटा होगा। अब अगर ये 27 से छोटा है और दोनों तरफ 3 आधार पर लॉग ले लिया जाए, कितने आधार पर लॉग ले लिया जाए? 3 आधार पर लॉग 3 और x1 गुणा x2 गुणा x3 लॉग 27 3 आधार पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? लॉग 3 x1 आधार पर, लॉग 3 x2 आधार पर, लॉग 3 x3 आधार पर। ये कितना हो जाएगा? किससे छोटा हो जाएगा? ये लॉग 3 और 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 अगर आगे 3 ले आए तो 3 x1 log 3 x2 और log 3 x3 ये हो जाएगा 3 गुणा log 3 3 जो कि 1 हो जाता है। ये मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बस 1 3 रह जाएगा। तो अगर इस व्यंजक का अधिकतम मान पूछा जाए जो कि हमको m बोला गया था, तो m कितना हो जाएगा? ये हमेशा 3 से छोटा है, यानी अधिकतम मान कितना हो जाएगा इसका? इस व्यंजक का अधिकतम ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 3। अधिकतम हो जाएगा m इज इक्वल टू 3। अब ये स्मॉल m
तो आ गया 4 और कैपिटल एम आ गया, तो स्मॉल एम 4 आ गया, तो log 2 स्मॉल एम यानी कि 4 का क्यूब और log 3 कैपिटल एम यानी कि 3 का वर्ग, तो वो 2 की घात 6 होता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 6, और यहां तो 2 आगे आ ही जाएगा, तो ये हो गया हमारा 6 और +2 यानी कि उत्तर हो जाएगा 8। बोलो, आया मजा? क्या यह सवाल समझ में आया? बड़ा अच्छा सवाल था। ए एम ग्रेटर देन जी एम के प्रयोग पर आधारित ये बहुत ही सुंदर सवाल था। ठीक है, चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे कि ये सवाल करो, क्या दिया हुआ है, A1 A2 A3 अप टू A11 11 वास्तविक संख्याएं हैं। पहला A1 जो है वो 15 है, और 27 माइनस 2A2 जीरो से बड़ा है, और कहा गया है ए के इज इक्वल टू 2 टाइम्स AK-1 माइनस AK-2, के इज इक्वल टू 3 4 से लेकर 11। ध्यान से सुनना, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या कहा गया है हमको, इस चीज को ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको इस तरह भेज दूं तो AK+AK+K-2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स AK-1, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि AK-1 AK और AK नहीं -2 से चालू करते हैं, AK-2 ये प्रथम पद हो गया, ये मध्य पद हो गया, और ये अंतिम पद हो गया। ये किस में हो गए, समांतर श्रेणी में हो गए, कि मध्य पद का 2 गुना प्रथम पद और तृतीय पद के योग के बराबर है। मध्य पद का 2 गुना प्रथम पद और तृतीय पद के योग के बराबर है। और ये किसके लिए सत्य, सभी 3 4 के लिए, मतलब ये K-2 लिखना चाहिए। A1 A2 A3 ये सब एपी में है, मतलब इसके आगे वाले भी हो गए, A2 A3 A4 के लिए भी सत्य होगा, 4 5 6 के लिए भी सत्य होगा, 5 6 7 के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो क्या कहा जाए, A1 15 है, A1 15 है, इधर भेज दो 27 बड़ा है 2A2 से, तो A2 छोटा हो जाएगा 27/2 से, A2 छोटा हो जाएगा 27/2 से। ये बात ध्यान रखना, आगे जाकर इनकी जरूरत हमको पड़ सकती है। अब सवाल में दिया हुआ है तो हो सकता है जरूरत पड़ जाए, हो सकता है ना भी पड़े। देखते हैं क्या कहानी कही गई है, कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A11 स्क्वायर 90 है ना। तो A1 स्क्वायर क्या होगा, A1 की जगह तो A1 ही लिख दें, या A1 ही लिखा रहने देते हैं। A1 स्क्वायर प्लस A2 कितना हो जाएगा, A1 प्लस D का स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इस A1 को भी मैं A लिख देता हूं, कौन बार बार 1 1 1 1 करेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा A स्क्वायर, A2 हो जाएगा A प्लस डी स्क्वायर, A प्लस 2D स्क्वायर, और A11 हो जाएगा A प्लस 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 11 9 90। ठीक है, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा 2D। ध्यान रखना, पैटर्न समझना पड़ेगा यहाँ पे पैटर्न समझेंगे अभी हम लोग। ठीक है, डी का मान पता करेंगे क्योंकि, तो ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर यहाँ हो गया था, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2D का होल स्क्वायर, यानी कि 4D स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तीसरा और होता तो वो क्या होता, तीसरे में क्या होता, ए प्लस 3D का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा 3D प्लस 3D का होल स्क्वायर, यानी कि 9D स्क्वायर। ऐसे करते हुए ये जो लास्ट वाला आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा 10D, और 10D का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100D स्क्वायर इज इक्वल टू 990।
अब ए स्क्वायर कितनी बार आएगा? सोचो कितने पदों का योग है? 11 पदों का योग है। तो ये ए स्क्वायर कितनी बार आ गया? 11 बार आ गया। 2AD, 2A गुणा 2D, 2A गुणा 3D। मतलब अगर 2A कॉमन ले लें तो ये है D प्लस 2D प्लस 3D से लेकर कहां तक? 10D तक, है ना। और यहां देखो डी स्क्वायर 4D स्क्वायर 9D स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस 4 प्लस 9, और ये कहां तक है? 100 तक। कैलकुलेशन ध्यान से करना है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ये अब देखो 11A स्क्वायर अभी ऐसा का ऐसा रहने देता हूं। यहां अंदर से अगर D और कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 अप टू 10, यानी कि 10 प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 10 गुणा 11/2 n गुणा n प्लस 1/2, है ना। और ये क्या है? 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। तो ये कितना हो जाता है हमारा? n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 990। बस डी अननोन है, ए का मान तो पता ही है ना तुमको कितना है। A1 जो प्रथम पद है उसका मान तो हमको पता ही है कि कितना है। कितना है? 15। तो यहां क्या रख दें हम लोग? 15। 15 का वर्ग हो जाएगा 225, 15 दूना 30। अच्छा ये 2 से 2 काट देते हैं तो 15D, यहां 15 दूना 30 ही लिखता हूं मैं, और यहाँ काट के 55 कर देते हैं। एक ही बात है, देखो कैसे भी कर दो। ये 2 से 2 काट दो तो 15D गुणा 110 कर दोगे, ठीक है। प्लस D स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ काटाकुटी करते हैं थोड़ा सा। 3 दूना 6, तीनों सातों 21 और 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77 गुणा 5, यानी कि 5 सातों 35, हासिल लगा 3 और 385, 35 35 और 990, ठीक है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या हो रखा है? कैलकुलेशन हो रखी। अभी 15 के पाड़े से सब जा रहे हैं क्या? 15 के पाड़े से देखोगे तो सब कट रहे हैं, है ना। 15 के पाड़े से काट देते हैं इनको। 15 के पाड़े से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा 15। इसको 15 के पाड़े से काटोगे तो 15 ही कट जाएगा, 110। इसको 15 के पाड़े से काटोगे तो ये कट रहा है क्या? 15 दूना 30, नहीं 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 नहीं, ये 15 के पाड़े से नहीं कट रहा है, ये पूरा 15 के पाड़े से नहीं कट रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा देने दो। ये हो जाएगा हमारा 385D स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये 15 एकम 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 एकम 15 और 5 20, 2050। 15 दही 150, 150 और 1500, जीरो, 15 एकम 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 एकम 15 और 1, 1650 डी। और 11 गुणा 225 और माइनस 990, 11 गुणा 225 कितना हो जाएगा? 225 गुणा 11, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 दूना 22 और 5 27 का 7 हासिल लगे 2, 11 दूना 22 और 2 24, है ना। और इसमें से किसको घटा दिया जाए? 990 को घटा दिया जाए। 5, 17 में से 9 गए तो 8, 23 में से 9 गए तो 14, तो ये हो जाएगा 1485 इज इक्वल टू 0। बोलो क्या यहां तक की बात क्लियर है? तो आगे बस अब हमको इस द्विघात को हल करना है। तो देखो पहले 5 से भाग दे देते हैं। 5 सातों 35, 5 सातों 35 डी स्क्वायर, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 5 नम 45 और 5 सातों 35, ठीक है। तो ये 11 से और भाग दी जाएगा। 11 सत्ते 77, 11 तिया 33 यानी कि 30
और 11 दूना 22 और 11 सात 77। ठीक है, तो इसके तो गुणनखंड आसानी से हो जाएंगे। इधर लिखते हैं 7d² प्लस 23d प्लस 7d, नहीं 27 कर लें क्या, इधर 27 और 3 से बैठ जाएगी क्या व्यवस्था। 27 और 7, 27 और 7 हो रखा है हमारा। तो क्या टुकड़े कर लें इसके, क्या टुकड़े कर लें कि ये व्यवस्था बैठ जाए हमारी। डी की वैल्यू श्रीधराचार्य से ही निकाल देते हैं हम लोग। -30 प्लस -b² यानी कि 900 माइनस 4 गुणा 7, 7 4 गुणा 7 गुणा 27 बटे 2 गुणा 7। अब ये डी का पता कर लेते हैं, है ना। तो साथी साथी 49 का 9, साथी साथी 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, है ना। और इससे 4 से गुणा कर दो तो 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 5 हासिल लगा 3, 756। 900 में से 756 गए तो मतलब 144, 144 आ रहे हैं। यानी कि हो जाएगा -30 प्लस माइनस 144 यानी कि 12 बटे 14। तो डी के क्या क्या मान आ गए, एक तो आ गया -42 बटे 14 और एक डी आ गया हमारा -20 प्लस -30 प्लस ले लें तो -18 बटे 14। ठीक है, अभी बात ध्यान रखना कि जो दूसरा पद है वो 13.5 से छोटा होना चाहिए। दूसरा पद 13.5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर डी ये लोगे तो ये आ जाएगा -3 और डी ये लोगे तो ये आ जाएगा -9/7। अगर पहला वाला डी लें, डी इज इक्वल टू -3 लें तो A2 कितना हो जाएगा, A1 प्लस डी। A1 कितना है 15, 15 12 विच इज एक्सेप्टेबल। और अगर d इज इक्वल टू -9/7 लेते हो तो A2 कितना आ जाएगा 15 प्लस डी। तो ये हो जाएगा हमारा 15 साथी 105, 105 में से 9 गए तो 96/7। तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 2 तो 7 तिया 21 बचे 5, 7 ही 7 ही 49 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी कि डी का कौन सा मान लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा। डी का कौन सा मान लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा। समझ गए इस बात को, यहां तक की बात क्लियर है क्या। डी का कौन सा मान लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब डी का मान -3 ले लें तो ये कितने पदों का योग लिखा हुआ है। डी का मान -3 ले लें तो ये कितने पदों का योग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 11 पदों का योग। 11 पदों का योग क्या होगा, 11 बटे 2 2a, a कितना है 15, 2 गुणा 15 प्लस 10 गुणा डी बटे 11। तो ऊपर क्या हो गया, प्लस का 30 माइनस का 30, उत्तर क्या आ गया 0। उत्तर क्या आ गया 0। तो देखो बड़ा अच्छा आसान नन्हा मुन्ना सा सवाल था। आई होप आपको यह सॉल्यूशन क्लियर रहा होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले तो ये जो जानकारी दी हुई थी, सबसे पहले तो ये जो जानकारी दी हुई थी कहाँ गई, ये रही। इतनी जानकारी का प्रयोग करते हुए हमने पता किया कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये सारी जो संख्याएं हैं ये किस में है, समांतर श्रेणी में। फिर दो जो बातें लिखी हुई थी हमने इनको लिख के रख लिया क्योंकि इनकी हमको बाद में जरूरत पड़ सकती है, वो पड़ी भी। फिर ये जो कैलकुलेशन थी इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। हाँ, इकट्ठा किया एक जैसी चीज़ों को, बड़ी साफ सुथरी कैलकुलेशन की। और बड़ी साफ सुथरी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, बड़ी साफ सुथरी कैलकुलेशन पढ़ने के बाद हम लोग पहुंच गए डी के दो मानों पर। या तो d -3 हो सकता है या d -9/7 हो सकता है। अब d -3 है
तो A2 पता किया 12 आ रहा है जो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा था, तो हमने इसको ले लिया। एक D दूसरा था, उस पे जो A2 आया वो इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद बचे हुआ सवाल क्या था, इसका मान बताना था। तो 11 पदों का योग था, तो सामान्यतः श्रेणी के 11 पदों का योग लगा दिया हमने, उससे हमारा आंसर आ गया। समझ गए बात को। अब देखो यहां पे हमने लगभग सारी वैरायटी के सवाल कर लिए हैं, है ना। कुछ और पीवाईक्यू बच जाते हैं, लेकिन ये सेशन को उतना लंबा मैं नहीं करना चाहता हूं। कुछ पीवाईक्यू मैं यहाँ होमवर्क में देखे जा रहा हूं, उन पीवाईक्यू को वो अभी तक जो किए उन्हीं पर आधारित है, उनको खुद से अटेम्प्ट करें। और बेटा थोड़ा सा फिर से ऐसा मत सोचना कि सर ये तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है। जेई मेंस पार्ट 2 से पहले हम लोगों ने जेई एडवांस की तैयारी स्टार्ट की है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज जो है ना 2 सब्जेक्ट का तुम 1.5 घंटे 2-2 घंटे एक एडवांस को देना स्टार्ट कर दो। तो इतना काम अभी करके रखो। बाकी जैसे ही जेईई मेंस पार्ट 2 खत्म होगा उसके बाद इनके बारे में और डिटेल में चर्चाएं होंगी। दिन दिन भर हम लोग केवल जेईई एडवांस की बातें ही करेंगे। तो आज के लिए मैं इस सेशन को यहीं पे रोकता हूं। कुछ सवाल मैं छोड़ दूंगा, जिनका मन है जेईई एडवांस के और सवाल करने का वो उन सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि भैया वो उनसे हुए या नहीं हुए। अगले सेशन में मैं उनको लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्लास के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा होमवर्क जो मैंने दिया है, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज। और भैया दूसरी चीज, जो चीजें अभी तक इस क्लास में हमने पढ़ ली हैं, जितनी चीजें इस क्लास में हमने पढ़ ली है उतनी चीजें एंड टू एंड हमें पता होनी चाहिए। किस तरह से इस क्लास को अटेंड करना है वो मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं। हर क्वेश्चन सामने आते ही वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। और अंत में भी जिन जिन क्वेश्चन में हमको डाउट रहा था उनको खुद से अटेम्प्ट कर लेना है, तभी अच्छे से सीख पाओगे, तभी पता चलेगा जेईई एडवांस में अप्रोच कैसे रखनी होती है। और पूरा थ्योरी पढ़कर ही ये सेशन को लेने बैठना, ऐसा नहीं कि हमने इस चैप्टर की चीजें पता ही नहीं की हैं अभी तक और हम यहां पर आ गए हैं, ठीक है। उसमें दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।